हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो आइए बायोलॉजी की जीव विज्ञान की जो कि तीसरी प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित यूपी ट्रिपल एस के द्वारा जो भी कराए गए हैं पेपर, तो उसमें जो है तीसरा सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। तो आपको जो है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है ये बताना है, जिसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन सी। तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, विटामिन सी की कमी के कारण। तो विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या होता है ये जान लीजिए इसी समय। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया। और यह विटामिन सी जो होता है, आपको कल वाली वीडियो में हम बताए थे कि कौन से विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं, कौन सा वसा में घुलनशील होता है। तो यह विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, ये आप जान लीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, इसमें आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन से विटामिन जल में और कौन से वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये ध्यान दीजिए। और विटामिन सी, अगर विटामिन सी की कमी होती है तो घाव वगैरह जो लगते हैं उसको भरने में बहुत कठिनाई होती है, समय लगता है। तो विटामिन सी की अगर कमी नहीं है आपके अंदर तो घाव आपका जल्दी भर जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो ये सब कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निक्लोपिया जो रतौंधी जिसे कहते हैं नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका विटामिन B12। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए। जो रतौंधी होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में ही दिया है निक्टोलोपिया, इसका अर्थ क्या है ये आपको बता देते हैं। तो निक्टोलोपिया जो होता है वो यूनानी भाषा जो है, यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, निक्टोलोस है यूनानी भाषा, वहाँ से लिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो निक्ट और एलोश जो होता है इसको अलग अलग आप करेंगे तो निक्ट का मतलब होता है नाइट, और एलोस का मतलब क्या होता है, एलोइस का मतलब होता है कि विज़न कह सकते हैं, ब्लाइंड कहते हैं या विज़न कह दें। तो नाइट ब्लाइंड, जो रात में जो है आपको जो है दिखने में जो है कठिनाई होती है उसे ही रतौंधी निक्टोलोपिया कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि विटामिन ए जो होता है इसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका होता है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो रासायनिक नाम आपका इसको याद करते चलिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि इसका विटामिन रासायनिक नाम क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। जो किण्वन जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उससे उत्पादित पहला विटामिन कौन सा था ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12 या फिर विटामिन डी है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन था, विटामिन सी था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विटामिन सी। किण्वन प्रोसेस की मतलब कि फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है उससे जो है ये पहली बार मतलब बनाया गया विटामिन था। इसको किसने बनाया था, तो इसको भी याद रखिएगा, एल्बर्ट वन, सॉरी। तो एल्बर्ट वन ने इसको बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है। इसमें दे रहा है 4 पदार्थ दिए हैं, वो विटामिन ई से कौन सा संबंधित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका टोकोफेरॉल, बायोटिन, कैल्सीफेरॉल या नेप्थाक्विनोन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये पूछा है कि विटामिन ई से संबंधित कौन सा है, तो इसमें टोकोफेरॉल विटामिन ई से संबंधित होगा, जो आपको कल वाले वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया था। तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहाँ जो रिलेट कर रहा है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो पिछला सॉल्व कराए हैं वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें टोकोफेरॉल आपको ध्यान रखना है, जिसका जो है 2 नाम और है वो भी आप ध्यान रखिए। अगर इसका जो है टोकोफेरॉल के बाद बायोटिन दिया है, बायोटिन के 2 नाम और हैं, ये ध्यान रखिएगा। बायोटिन का एक नाम है B7 भी कहते हैं, और इसको विटामिन
एच भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा बायोटिन का नाम। और कैल्सीफेरॉल जो होता है, इसके बारे में भी कल बताए थे, कैल्सीफेरॉल जो होता है वो विटामिन डी से संबंधित होता है, उसको विटामिन डी को कहते हैं, उसका रासायनिक नाम होता है। और जो नेप्थीक्विनोन दे रहा है, यह एक क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल है, ये ध्यान दीजिएगा। नेप्थीक्विनोन जो दे रहा है ये ऑर्गेनिक केमिकल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। विटामिन ई से संबंधित कौन सा है, टोकोफेरॉल। तो यहाँ पे आपको जो है ये विटामिन ई दिया होगा, विटामिन ई के कुछ स्रोत हैं वो भी आप देख लीजिए, पॉज करके आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का है, इसमें आपको पूछ रहा है कि मतलब इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, एंजाइम है, या फिर विटामिन है, या फिर जो है नमक है। तो इंसुलिन जो होता है वो हार्मोन होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। तो इसका जो स्रावण होता है वो कहाँ से होता है, वो अग्नाशय से होता है। कहाँ से, श्रावण, अग्नाशय से इसका श्रावण होता है। ये ध्यान लीजिएगा, पैनक्रियाज जो जिसको बोलते हैं। और इसका जो है, इसकी सर्वप्रथम इसको कौन तैयार किया था, तो बेंटिंग और बेस्ट ने, बेंटिंग एंड बेस्ट, ये ध्यान दीजिएगा। और इसी के कारण इस जो है इंसुलिन की खोज ही की ये तैयार किए थे। तो इसी के कारण इन दोनों को जो है 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ये ध्यान दीजिएगा 1923 में। ये इंसुलिन का जो है आपको इमेज दिख रहा होगा, इंसुलिन का जो टीका होता है उसकी इमेज दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। ऑप्शन है आपका एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, ऑक्सीजन और इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वह स्त्रीलिंग हार्मोन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसे जो है नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि नारी विकास हार्मोन किसे कहते हैं, तो एस्ट्रोजन ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोजन नारी विकास हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, ऐसा कौन सा ग्लैंड होता है, ग्रंथ होता है। तो ये आपको बताना है कौन सी ग्रंथि है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये ग्रंथि होगा। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी कार्य होते हैं। इसमें ऑप्शन है आपका पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अग्नाशय या फिर अधिवृक्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय आपको अग्नाशय के बारे में कुछ बता देते हैं। अग्नाशय जो यकृत होता है उसके बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये अग्नाशय ही होता है, पैनक्रियास, ये ध्यान दीजिएगा। और इसका कार्य जो होता है ये दोनों प्रकार के कार्य करता है। तो इसमें जो है 90% जो होता है वह कार्य कौन से होता है, बहिःस्रावी, ये ध्यान दीजिएगा। ये 90% लगभग बहिःस्रावी करता है, अंतःस्रावी 10% करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो है पैनक्रियाज दिखा देते हैं, ये देखिए, ये पैनक्रियाज, ये जो है ये फिगर जो आपको दिख रहा होगा ये पैनक्रियाज का है। ये स्प्लीन है, ये जो है आपको लीवर, गैलब्लैडर, पोर्टन बीन। तो ये सब सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये पूछ रहा है मस्तिष्क के किस भाग में पाई जाती है। तो ऑप्शन है आपका मस्तिष्क के नीचे, या फिर मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर, या फिर मस्तिष्क के निकट, कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क के नीचे। आपको इसका एक इमेज दिखा देते हैं जिससे आपको और आसानी हो जाएगी इसको समझने में। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी है, ये जो हाइपोथैलेमस वगैरह आपको बताएंगे ब्रेन, तो ये ब्रेन के जो है निचले पार्ट में ये पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, जिसको ये ध्यान दीजिएगा पिट्यूटरी इसी को कहते हैं, यहाँ जो लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है।
ऑप्शन है आपका अग्नाशय, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर टेस्टिस। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बायो हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ये सब सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको हिंदी में जो है कुछ चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होगी, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों आप साथ में लिख चलेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पे दिया गया है अवटु ग्रंथि, आपको अगर डिटेल में इसको इंग्लिश में भी नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज हो जाएँ। तो अवटु ग्रंथि को आप ध्यान दीजिएगा, इसको थायराइड कहते हैं, इसको थायराइड कहते हैं। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो इसी को कहते हैं थायराइड जो होता है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका जो है फिगर आपको दिखा देंगे तो आपको दिमाग में एक फिगर बना रहेगा, तो आसानी से आप क्वेश्चन समझ लेंगे। ये थायराइड ग्लैंड है, यही सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, यहाँ सबसे छोटी पूछा है, तो कौन सी सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन है आपका वोमर, मेलियस, स्टेपीज या फिर इंकस। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की। तो इसमें सबसे छोटी हड्डी आपको पता भी होगा क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो स्टेपीज जो होती है, जो कान की हड्डी होती है, वह सबसे छोटी हड्डी होती है। यहाँ आपको ये बता दें कि ये मेलियस, स्टेपीज और इंकस, ये तीनों जो है कान की ही हड्डी होती है। इसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है, ये ध्यान दीजिएगा, स्टेपीज होती है, और जो कि कान में पाई जाती है। लेकिन वोमर जो होती है, ये हमारी जो खोपड़ी होती है, सिर जो होता है उसमें पाई जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी तीनों कान में हड्डी पाई जाती है, जिसमें सबसे छोटी स्टेपीज है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें एक फिगर आपको दिखाने, ये देखिए, इसी को स्टेपीज कहते हैं, जो कि ये है, इतनी छोटी है, आप देख लीजिए। और ये कान में कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको फिगर से पता चल गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसू का पीएच मान क्या होता है। तो पीएच वैल्यू जो होती है उसको कैसे निकालते हैं, कौन सी पीएच वैल्यू जो है बेसिस और कौन सी एसिड होती है, ये कल आपको जो है क्वेश्चन में आया था तो उसको बताए ही थे। तो उसमें आपको जो है जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, जो कि कल ही बताए थे। 7 से कम है, लेस देन 7 है तो एसिडिक हो जाएगा, और 7 से अधिक हो जाएगा तो एल्कलाइन हो जाएगा, जिसको जो है बेसिस भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसू का पीएच मान क्या होता है। तो आंसू का पीएच मान जो होता है वो 6.5 से लेकर के 7.6 तक होता है। एग्जैक्टली आप लेंगे तो 6.5 से आप कह सकते हैं 7.5 या 7.6 इतना होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये देखिए, ये 6.5 से भी कम है तो ये तो होगा नहीं, 6.5 से ये भी कम है, लेकिन ये 7.6 से भी अधिक है तो ये भी नहीं होगा, और इसके जो निकट है वो 7.4 है, सबसे निकट जो है 7.4 है, तो यही इसका जो है पीएच वैल्यू होता है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीजीसी वैक्सीन किस रूप में प्रयुक्त होता है। जो बीजीसी वैक्सीन होता है वो किस रूप में प्रयुक्त होता है। पहला तो ये बीजीसी का फुल फॉर्म जान लीजिए, बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो जान लीजिए। इसको बोलते हैं बैसिलस, आपको लिख देते हैं, बैसिलस कैलमेटे गुएरिन, बीसीजी। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म है। कई बार ये भी पूछ सकता है कि बीसीजी जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें पूछ रहा है किस रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है आपका डिप्थीरिया, क्षय रोग, टिटनेस या फिर खसरा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षय रोग। जो टीबी होता है उसमें बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, वो टीबी जो किस रोग से मतलब किस जीवाणु से फैलता है, ये आपको बताना है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगर आप इसका आंसर नहीं जानते होंगे तो इसको आपको कल की वीडियो में इसका आंसर हम दे देंगे। तो ये किस जीवाणु से, जो टीबी रोग होता है वो किस जीवाणु से फैलता है, ये आपको कमेंट में इसका राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका, क्षय रोग। जो टीबी होता है उसी में बीसीजी का वैक्सीन का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तत्व की कमी से घोंघा रोग जो है हो जाता है। इसमें ये ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग जो होता है हो जाता है। ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फिर फास्फोरस।
तो जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको इसका इमेज दिखा देते हैं। ये जो इनलार्ज जो थायराइड होता है वो नॉर्मल कंडीशन में जब रहता है, वो साइज में जब बड़े हो जाता है, थायराइड जब बड़ा हो जाता है अपनी साइज में, तो उसी से जो है गले में जो है सूजन टाइप का जो दिखने लगता है, आप देखे होंगे। तो नॉर्मल कंडीशन से जब सूज जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। इनलार्ज मतलब कि साइज में जब बड़ा हो जाता है जो थायराइड होता है, तो उसी को जो है घेंघा रोग कहते हैं, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मिलान करना है आपको। कथन दिया है, फिर कूट दिया है, फिर इसमें मिलान करना है। ओटाइटिस मतलब ये रोग दिया है और किस अंग से संबंधित होता है ये आपको बताना है। ओटाइटिस और इंसेफेलाइटिस जो होता है, और लेरिंगाइटिस और हेपेटाइटिस, तो ये चारों आपको दिया है। तो इसमें कूट दिया है आपका 3 4 1 2, या फिर 1 2 3 4, 4 3 1 2, या फिर 2 4 1 3, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका डी हो जाएगा, 2 4 1 3। इसको आपको मिला कर दिखा देते हैं। जो ओटाइटिस होता है वो आपका कान से संबंधित रोग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ओटाइटिस कान से संबंधित रोग होता है। और एंसेफेलाइटिस जो होता है वो दिमाग से संबंधित रोग होता है। इसके बारे में कल आपको शायद बताए थे, हमको याद है जहाँ तक। और लेरिंगाइटिस जो होता है वो गले से संबंधित रोग होता है। और हेपेटाइटिस यकृत से संबंधित। तो 2 4 1 3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये सिंपल क्वेश्चन है जो कोई कई एग्जाम पेपर में पूछता रहता है। तो ये आपका जो है आंसर है प्लीहा, ऑप्शन है प्लीहा, लीवर, फेफड़े या फिर अस्थियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मलेरिया रोग होता है वो प्लीहा से संबंधित होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्लीन। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होता है उसकी कमी होने लगती है, रक्त छीड़ता, तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। और कभी कभी जो है उपचार अगर नहीं करते हैं तो मृत्यु भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में है एक, मतलब क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो हेपेटाइटिस जो होता है वो वायरस है या बैक्टीरियम है या फिर प्रोटोजोआ है या हेलमिंथ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो एक प्रकार का वायरस होता है। क्या होता है, वायरस होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है ये ध्यान दीजिएगा कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जो होता है, जो आप संरचना देखते होंगे, कई बार आप ऐसी संरचना देखे होंगे डीएनए की। तो ये होता है डबल स्ट्रैंडेड, मतलब एक स्ट्रैंड ये हुआ एक ये हुआ, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद इन सब के बारे में आपको जब टॉपिक वाइज अध्ययन कराया जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताई जाएंगी। इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता इसमें आपको नहीं है। और ये जो है आपको सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहा है वो एक टाइप, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम पेपर आपका कैसे आता है, ये सब आपका एक जो है माइंडसेट आपका क्लियर रहे, इस वजह से ये सब सॉल्व कराए जा रहे हैं। आपको जो है टॉपिक वाइज सब सारी चीज़ें जो है डिटेल्ड में बताई जाएंगी, उससे आपका क्वेश्चन जितने भी आएंगे उससे बाहर नहीं आएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।